Hello everyone, I am Harshita and we were discussing about our first chapter of class 12 history book Bricks, Beads and Bones, the Harappan Civilization. So let's begin. देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन ओके। तो सिविलाइजेशन वर्ड से आप क्या समझते हो? सिविलाइजेशन को अगर हम हिंदी में पढ़ें तो हम इसे बोलेंगे सभ्यता। ठीक है, क्या है ये? सभ्यता। अब सिविलाइजेशन या सभ्यता क्या होती है? ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, जिसका अपना खुद का कल्चर होता है, जिसमें खुद के ट्रेडिशंस होते हैं, जिसमें खुद की अपनी टेक्नोलॉजीज होती हैं। ठीक है, जो ये खुद इन्वेंट करते हैं अपनी नेसेसिटी के हिसाब से। ठीक, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या है कि जो सिविलाइजेशन हड़प्पा में फाइंड हुई हो उसे हम बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो प्री हिस्टोरिक एरा से भी एंशियंट है। देखो, प्री हिस्टोरिक एरा कौन सा है? हिस्टोरिक एरा वो है जिसके बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं हमें, लिटरेरी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसके बारे में हमें कोई भी जो है लिटरेरी सोर्स, जैसे कि ट्रेवलर अकाउंट है, जैसे कि बुक्स हैं, है ना, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ये मिलते हैं, तो हम उसे बोलते हैं कि ये जो है लिटरेरी सोर्सेज हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी सोर्सेज जिस एरा में नहीं मिले हैं उस एरा की है ये हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी इतनी एंशियंट है कि उस टाइम पे कोई भी इसके बारे में जानता ही नहीं था। तो हमने इसको जाना है किसके थ्रू? सोर्सेस। और कैसे सोर्सेस? जो कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। देखो, दो सोर्स होते हैं, एक लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं वो होते हैं बुक्स हैं हमारी, मैं बताया अभी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह जो कि लिखे हुए होते हैं। और एक हमारे होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। वो हमारे कौन से होते हैं? जो कि जैसे कोई भी सोर्स जो कि लिटरेरी नहीं होता, जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, जैसे कि पॉट्स हो गए, है ना, हड़प्पन सील्स हो गई, पॉट, और बहुत सारे जो है उनके हाउसेज हैं। ठीक, उनके थ्रू छोड़ी गई, पीछे छोड़ी गई जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जो कि रिटन फॉर्म में नहीं है, कोई भी उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम उसे बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक, तो हमारी हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री शुरू होती है गंगा वैली से। यानी गंगा वैली जो थी उधर सबसे पहले सिटीज डेवलप हुई, ऐसा हमने पढ़ा है। ठीक है, लोग भी वहीं से शुरू करते हैं, लोगों ने भी अकाउंट्स वहीं से अपने लिखने चालू किए हैं। तो लेकिन जो हमारी ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये उस एरा से भी पुरानी, यानी बहुत पुरानी है। ठीक, इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा उस टाइम पे यूज की जाने वाली जो मेटल थी, जिसको लोग जानते थे, जिसको यूज करते थे, वो थी ब्रॉन्ज। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। अब इसके और भी बहुत नाम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है ना, बहुत सारे नाम हैं इनके। अब इनके नाम किस हिसाब से पड़े हैं? क्योंकि ये वहां पे सबसे पहले फाइंड हुई थी, फाउंड किया गया था इसको इंडस वैली में, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट सिटीज हैं जैसे कि हड़प्पा, ठीक है, वो कि पाकिस्तान पंजाब में है। मोहनजोदड़ो जो कि हमारा वो भी सिंध में है। ठीक है, लोथल गुजरात में है, चाणूदारो सिंध में है। तो इस तरह से ये चार पांच अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। ठीक है, रीजन्स क्या है, मतलब कि कितने एरिया में ये एक्सटेंडेड है, तो वो हमारा शुरू होता है राजस्थान, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, गुजरात एंड कुछ पार्ट हमारा वेस्टर्न यूपी का भी है। ठीक है, तो अब हम अपने शुरू करते हैं, अपनी बुक को पढ़ेंगे और फिर हम उसमें से बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे जो सोर्स हैं वो है हमारे हड़प्पन सील। देखो, सील का मतलब होता है मोहर हिंदी में। तो सील जो है क्या है, ये आप देख रहे हो इसमें, तो ये हड़प्पन सील है, जो कि एक क्ले, मिट्टी यानी क्ले पे या टेराकोटा उस टाइम पे यूज होता था, तो उस पे या फिर मेटल, ब्रॉन्ज मेटल पे कोई भी चीज को पंच करके, ठीक है,
पंच करा जाता था, जैसे कि ये जो है ये जो एनिमल है इसको पंच किया गया है या फिर इसको बनाया गया है, वहां पे एनग्रेव्ड किया गया है इस क्ले पे, या फिर मेटल हो सकता है या टेराकोटा हो सकता है, तो उसे हम बोलते थे सील। ठीक है, मोहर। मोहर जो थी वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए थी कि ये इस प्लेस से बिलोंग करती है, ये चीज जिस पे इस तरह की मोहर है, या फिर ये इस तरह ये इस जगह से बिलोंग करती है, ये इस जगह से बिलोंग करती है। यानी मोहर जो थी वो एक एरिया को स्पेसिफाई करती थी, सिग्निफाई करती थी। तो हड़प्पन सील्स जो है वो एक डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन एंड दसवारी सिविलाइजेशन था, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी को हमने वहाँ पे सबसे ज्यादा फाइंड किया है। और ये जो थी एक स्टोन से बनती थी, देखो मैंने बोला था स्टोन से बनती है। स्टोन कौन सा? स्टेटाइट। स्टेटाइट ना बहुत सॉफ्ट सा स्टोन होता है। ये इस पे आराम से आप कोई भी चीज को एंग्रेव कर सकते हो, उकेर सकते हो। ठीक है। और इस पे जो है मोस्टली एनिमल्स मोटिव्स, कुछ साइंस और सिंबल्स इस पे लिखे जाते थे। और ये जो स्क्रिप्ट है ये अभी तक अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड मतलब है जिस डू नॉट रीड, जिसको अभी तक रीड नहीं किया गया, जिसको समझा नहीं गया है, उसे हम अनडेसिफर्ड बोलते हैं। ठीक। यानी ये साइन लैंग्वेज है, ये अनडेसिफर्ड है। इसीलिए हम जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कभी भी, तो वो वेरीफाइड नहीं है, वो प्रूव्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें लिटरेरी सोर्सेज नहीं मिले हैं, तो वो प्रूव्ड नहीं है। कि हमने अपने हिसाब से अंदाजा लगाया है आज के जो सिनेरियो है उसको, और उस टाइम के जो सिनेरियो था उसको कंपैरिजन करके हमने अपने हिसाब से कोई भी चीजें बनाई हैं हिस्टोरियंस ने, तो वही हम पढ़ते हैं इसमें। तो इसमें कुछ भी प्रूव्ड नहीं है। ठीक है। और भी कुछ चीजें हैं जो कि उनके थ्रू छोड़ी गई थी, जैसे कि देयर हाउसेस, उनके पर्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील्स। ये सब जो है आर्कोलॉजिकल एविडेंस है जिनके थ्रू हम इसको इलेबोरेट कर पाते हैं उस टाइम की सिविलाइजेशन को। अब इसके बाद है एक टर्म आता है कल्चर। कल्चर क्या है? कल्चर जो है, हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं इसको। कल्चर क्या है? कल्चर एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जहाँ पे डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बीच में मिलते हैं, तो हम उसे बोलते हैं कल्चर। ठीक है, समझ में आ रहा है? कल्चर हम किसे बोलते हैं? कल्चर हम उसे बोलते हैं जहाँ पे हम कोई भी एक जोग्राफिकल एरिया है, उसमें एक पीरियड ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वहां पे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, तो वो उस जगह के कल्चर को, उस जगह के ट्रेडिशन को शो करते हैं। ठीक। जैसे कि सील्स हो गई, बीड्स हो गए, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स हैं, इवन ब्रिक्स बेक्ड ब्रिक्स भी वहां पे थी। तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि वो कितना ज्यादा वहां पे टेक्नोलॉजी हाई होगी, है ना। फिर आते हैं ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और गुजरात में मिले हैं। ठीक, तो इससे ये पता चलता है कि ये इतने एरिया में एक्सटेंडेड था। अब हड़प्पा जो है वो हमारा 3 लेवल्स में, या फिर बोल सकते हैं 3 फेजेस में डिवाइडेड था। पहला है हमारा अर्ली हड़प्पा, दूसरा है हमारा मैच्योर जो कि हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैच्योर हड़प्पा को ही हम पढ़ते हैं, उसी को हड़प्पन कल्चर बोला गया। 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच का टाइम है ये। ठीक। लास्ट है हमारा लेटेस्ट हड़प्पा। तो अर्ली हड़प्पा में शुरू शुरू में कुछ था नहीं ऐसा फिलहाल। मैच्योर हड़प्पा के बारे में हम पढ़ते हैं, और लेटेस्ट हड़प्पा में सब कुछ खत्म हो गया था। ठीक। अब देखो ये साइट्स देख लो, ये इंडियन साइट्स हैं सारी, और ये हमारी वो साइट्स हैं जो कि इंडिया के बाहर है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट कौन कौन सी साइट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है। देखो ये मोहनजोदड़ो है, कोट डिजी है, चाणोदारो है, बालाकोट, धौलावीरा, नागेश्वर, लोथल, और इधर ये कालीबंगन, बानावली, राखीगढ़ी, हड़प्पा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो मैंने आपको टिक लगवा दी हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर को हड़प्पा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। हम इसमें सिर्फ 2-3 सिटियों के बारे में पढ़ेंगे, 4 जो मैंने आपको बताई थी। पहला है हमारा हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, फिर हम जो है क्राफ्टिंग की वजह से हम लोथल और चाणोदारो को पढ़ेंगे। तो पहली हड़प्पा है, तो हड़प्पा जो है
वो एरिया है जो कि अभी पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के पंजाब, जो पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ है। और ये फर्स्ट सिटी थी, इसीलिए इसी के नाम पे हमने इसको कल्चर को, इस सिविलाइजेशन को डिफाइन किया है। ठीक। तो दयाराम साहनी ने 1921 में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है। और हड़प्पा जो है ना, ये मोहनजोदड़ो से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक, कैसे है? क्योंकि ये थोड़ा अर्बन नहीं है, रूरल एरिया है। ये रूरल एरिया है मेनली, और वो अर्बन एरिया था। ठीक है। तो यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर, पेस्ट्रोलिज्म, पेस्ट्रोलिज्म होता है कि घूमते रहने वाले जो लोग होते हैं, जो एक जगह पे रुक के अपना कभी घर नहीं बसाते, यानी वो घूमते रहते हैं रिसोर्सेज की तलाश में। तो पेस्ट्रोलिज्म का कल्चर यहाँ पे था। यहाँ पे जो है सेटलमेंट्स जो है बहुत बहुत स्मॉल थे। यहाँ पे कोई लार्ज बिल्डिंग्स नहीं है। ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे जो है हमें कुछ एनिमल्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि यहाँ पे फ्लोरा फौना अच्छा था, यानी यहाँ पे यहाँ की सॉइल अच्छी थी, उपजाऊ थी, इसीलिए यहाँ पे अच्छा खासा एग्रीकल्चर और जो एनिमल प्रोडक्ट्स थे वो आसानी से मिल जाते थे। ठीक है। यहाँ पे हमें चैर्ड ग्रेन्स मिले हैं, जो कि भुने हुए सीड्स और ग्रेन्स मिले हैं। ठीक है। ग्रेन्स जो है वो ये बताते हैं कि यहाँ पे ये हमारे जो क्रॉप्स हैं वो होती होंगी, जैसे कि वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीसम, मिलेट्स भी मिले हैं, लेकिन वो गुजरात की साइड्स में मिले हैं बहुत कम। यहाँ पे एनिमल्स की बोन्स मिली हैं। यहाँ पे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स भी मिले हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स भी मिले हैं। तो यानी डोमेस्टिकेशन होता होगा एनिमल्स का, जैसे कि कैटल्स, शेप, है ना, गोट, बफेलो, पिग, ये सब। और डोमेस्टिकेशन के लिए, और जैसे कि बोन्स हैं वाइल्ड स्पीसीज की, तो घड़ियाल, डियर, बोर, जो कि ये बताते हैं कि यहाँ पे हंटिंग का कल्चर भी था, हंटिंग करते होंगे पीपल मीट के लिए भी और अपने आप को बचाने के लिए भी। बोन्स ऑफ फिश भी मिली हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो एग्रीकल्चर को कैसे उन्होंने बताया, तो पहले क्या हुआ कि जब ये सोच ही रहे थे कि यहाँ पे ये क्रॉप्स होंगी, तभी क्या मिलता है, उनको टेराकोटा स्कल्पचर्स मिले हैं। किस चीज के? बुल के। तो अभी जो बुल है वो हमारे, अगर हम अब कंपैरिजन करें तो किस काम के लिए आता है? अभी तो ढोने के लिए आता है, लेकिन पहले किस काम के लिए आता था? जो है खेतों में जुताई करने के लिए, प्लोइंग करने के लिए। तो वैसे ही लोगों ने अंदाजा लगाया, हिस्टोरियंस ने, कि हो सकता है कि बुल जो है उस टाइम पे ये एग्रीकल्चर का काम करता हो, प्लोइंग का काम करता हो, तो हो सकता है कि वहां पे प्लोइंग हो। जब वो सोच रहे थे तभी उन्हें यहाँ पे कुछ प्लोज मिले, कुछ टेराकोटा प्लोज मिले। टेराकोटा प्लोज मतलब होता है हल। ठीक है। तो टेराकोटा के बने हुए प्लो मिले कहाँ पे? बानावली, हरियाणा और चोलिस्तान में। ठीक। उसके बाद जब वो एक थोड़ा सा और सोच रहे थे डीपली, तभी उन्हें क्या मिलता है? एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड्स एट कालीबंगन, राजस्थान में मिलते हैं। फिर अब वहां पे उन्हें कैसे फील्ड्स मिले? वहां पे ऐसे फील्ड्स मिले कि एक जो फील्ड है वो इस तरह से दो भागों में डिवाइडेड है, यानी फुरोज जो है, फुरोज होती हैं गलियां, सॉरी, जो है हम तो गलियां बोल सकते हैं, पर वहां पे कैसे क्या बोलते हैं कि जो फुरोज हैं उनको हम क्यारियां बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्यारियां थी जो कि 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रही थी। ठीक है। जो ये बताते हैं कि ये जो फील्ड था, यहाँ पे दो क्रॉप्स एक साथ हो सकती होंगी, यानी वो लोग एक साथ एक ही फील्ड में दो क्रॉप्स करते होंगे। ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, जब एग्रीकल्चर है, एनिमल्स हैं, तो वाटर सिस्टम भी अच्छा खासा होना चाहिए, इरिगेशन होनी, इरिगेशन के लिए। तो इरिगेशन के लिए भी कुछ ट्रेसेस मिले हैं कैनाल्स के, जो कि शौरचुगई अफगानिस्तान में मिले हैं, और कुछ हमारे रिजर्वायर्स मिले हैं धौलावीरा में, धौलावीरा गुजरात में। ठीक है। जहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता था एग्रीकल्चर के लिए। इसमें कुछ नहीं है, इस वाले जो पैराग्राफ है इसमें सडल क्वेंस के बारे में बताया गया है। सडल क्वेंस क्या होता है? ओखली। अगर हम इसे हिंदी में बताएं तो ओखली, आपको पता है कि ओखली किस काम के लिए होती है? तो वहां पे दो कामों के लिए थी। एक तो जो अनाज होता था उसको पीसने के लिए, और एक मसालों को पीसने के लिए। ठीक है। फिर आता है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो क्या है? वो हमारा सबसे पहला
एक ऐसा सेंटर हमने फाइंड किया था अपनी हिस्ट्री में जो कि प्लान्ड है, यानी जिसकी प्रॉपर प्लानिंग की गई है, इस तरह से बसाया गया है कि उसमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसको बसाया गया है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो था वो हमारा कहाँ है, सिंध में है। ये 125 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ है और इसको खोजा था आर डी बैनर्जी ने 1922 में। ठीक है, 1922 में आर डी बनर्जी ने इसकी खोज की थी और ये वेल प्लान्ड वेल डेवलप्ड अर्बन सेंटर है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा ट्रेडिंग साइट भी है। अब हम पढ़ेंगे इसमें, तो जो हमारा ये मोहनजोदड़ो है ये दो सेक्शंस में डिवाइडेड था। एक जो था वो हमारा बहुत बड़ा एरिया, देखो एक जो है ये बहुत बड़ा एरिया है ना, और ये बहुत ज्यादा लार्ज है, और पर लेकिन क्या है, छोटी नीची जगह पे है। ठीक है, ये है बहुत बड़ा, बहुत लार्ज है, लेकिन ये छोटे नीचे है। ठीक, एक है हमारा सिटिडल जो कि ऊंचाई पे है और बहुत छोटा एरिया है। ठीक, इसके कंपैरिजन में ये हमारा ईस्टर्न साइड में है और ये हमारा वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, सॉरी, ये जो है हमारा, एक मिनट, ये हमारा जो है वेस्टर्न साइड है और ये हमारा ईस्टर्न साइड में है। लोअर टाउन जो है वो हमारा ईस्टर्न साइड में है और सिटिडल हमारा वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, और ये जो है फोर्टिफाइड एरिया है, आप देख सकते हो ये आउटर लाइन आपको शो हो रही होगी। ये जो है ये बताता है कि ये दोनों ही जो एरिया थे ये फोर्टिफाइड थे, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट थे, एक दूसरे से डिफरेंट थे, एक दूसरे से अलग थे। डिफ्रेंशिएशन के लिए ही ये बाउंड्री बनाई गई थी। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है, और जो जो स्टिरल था ना, ये हाइट पे इसलिए था क्योंकि इसका जो बिल्डिंग्स का जो कंस्ट्रक्शन था वो एक मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ था। ठीक है, इसीलिए ये ऊंचाई पे था और ये घिरा हुआ था वॉल से, और जो लोअर, ताकि लोअर टाउन से ये फिजिकली सेपरेट हो सके। ठीक है, अब क्या है, अब है हमारा, यहाँ पे हमें थोड़े दो एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वहां पे उस टाइम पे थी। तो इसको बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की, लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत हुई थी। 40 लाख जो है वर्किंग डेज थे लोगों के, यानी आप सोच सकते हो कि बहुत ज्यादा लेबर चाहिए होगी। यहाँ पे बताया गया है कि कितना अच्छा प्लानिंग के साथ बनाया गया था, क्योंकि इधर जो है वो जो ब्रिक्स थी ना, इनका प्रॉपर रेशियो था। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइज रेशियो था। और ये जो है सन ड्राइड थी और कुछ बेक्ड थी। बेक्ड मतलब जो उसमें भट्टे में सेकते हैं, और सन ड्राइड यानी सन के नीचे सेकते थे। तो इनको बनाने के लिए स्टैंडर्ड रेशियो था इनका पूरा, और ये पूरा जो सेटलमेंट है ये इसी से बनाया हुआ है। ठीक है, क्या था इसका रेशियो, कि जो लेंथ और ब्रेथ है ना, जो लेंथ जो है वो हाइट की 4 टाइम्स है, और जो ब्रेथ है वो हाइट की ट्वाइस है। ठीक है, इस तरह से ये रेशियो था। अब इधर पढ़ते हैं प्लाइट ऑफ हड़प्पा। प्लाइट मतलब होता है दुर्दशा। तो हड़प्पा की प्लाइट कैसे हुई, इसमें कुछ हमें अच्छे एमसीक्यूज मिल सकते हैं। जैसे कि देखो, 1875 में अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई बने थे, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सबसे पहले। और इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। देखो इनके पास जब ना सील्स लेके आए थे लोग, तो इन्होंने बोला कि नहीं, ये सील्स जो हैं वो किसी सिविलाइजेशन से थोड़ी बिलोंग करती हैं, ये तो किसी भी ऐसे ही रीजन रिलीजियस पर्पस के लिए होंगी। तो इन्होंने मानने से इनकार ही कर दिया था कि ये कोई सिविलाइजेशन का जो है एविडेंस नहीं है।
ठीक है। तो इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला जाता है। अब इसका प्लाइट के दो कारण थे। पहला तो ये कि जो रॉबर्स थे वो ब्रिक्स को ले गए, जो इसकी जो ब्रिक्स थी जिससे बिल्डिंग्स बनी हुई थी, तो उन ब्रिक्स को जो है ये लोग चुरा चुरा के ले गए अपने अपने घर बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरा रीजन ये था कि 100 माइल्स में रेलवे लाइन डाली गई थी लाहौर और मुल्तान में। लाहौर से लेके मुल्तान तक एक रेलवे लाइन डाली गई थी 100 माइल्स में। तो वो उसके निर्माण के लिए जब उसको खोदा गया उस जगह को, तो वहां से भी हमारी कुछ साइट्स, कुछ जगह, कुछ बिल्डिंग्स डैमेज हो गई थी, ठीक है। इस पैराग्राफ को पहले पढ़ते हैं। तो इस पैराग्राफ में क्या आता है कि इसमें बताया गया कि लोथल और धोलावीरा के बारे में बताया गया। लोथल जो था वो इस सिविलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था, क्योंकि वो एक पोर्ट था जहां से सामान जो था वो ट्रेडिंग होती थी, डिलीवर होता था, वापस इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। हमारे ट्रेडिंग सिस्टम भी काफी अच्छे थे। तो वो सब कुछ लोथल से होता था, क्योंकि लोथल जो है वो गुजरात में है। आप देखो, मैं दिखाऊंगा आपको एक जरा। लोथल कहाँ है? लोथल यहाँ है। तो यहाँ से जो है ये इधर से रिवर से क्या करते थे? ट्रेडिंग करते थे, ठीक है। ठीक। तो इसमें यही बताया गया है, और इसमें ये बताया गया है कि ये जो है पूरा जो एरिया था, एंटायर सेटलमेंट जो था वो फोर्टिफाइड था, ठीक है। वॉल्स थी ताकि दुश्मनों से बचा जा सके, और अपना एक दो दोनों एरिया है उनमें डिफ्रेंशिएशन बना रहे, ठीक। अब हम पढ़ेंगे लेइंग आउट ड्रेन्स। देखो यहाँ पे आप देखोगे कि कितना ज्यादा प्लानिंग की गई थी एक सेटलमेंट को बसाने के लिए। उनका माइंड कितना ज्यादा शार्प होगा, है ना। तो देखते हैं जरा कि ये भी एक डिस्टिंक्टिव फीचर है हड़प्पा सिटीज का, जिस जो कि ये बताता है कि किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम को प्लान्ड किया गया था। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? ड्रेन्स, नाली वगैरह जो है उनका प्रॉपर जो गंदा वाटर है वो प्रॉपर उसका बाहर निकाला जा सके, और जो है प्रॉपर जो स्ट्रीट्स हैं, है ना, पब्लिक स्ट्रीट्स हैं, उन पे कोई कचरा वचरा ना रहे, यानी साफ सफाई के बारे में बताया गया है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे क्या था कि जो रोड्स और स्ट्रीट्स थी वो जो है क्या था, उनमें ग्रिड पैटर्न से बनी थी। ग्रिड पैटर्न देखो ये है, यानी ये गलियां हैं। एक गली मैं आपको बताती हूँ, एक गली इधर से आई, एक गली इधर से आई, एक गली इधर से आई, ये होता है हमारा ग्रिड पैटर्न, ठीक है। ये ग्रिड पैटर्न है। और हर एक कोने पे क्या रखा हुआ था? डस्टबिन्स रखे हुए थे, जो कि बताते हैं कि वो लोग कितने कंसर्न थे अपनी हेल्थ को लेके, अपने उसको जो है साफ सफाई को लेके, कितने ज्यादा कंसर्न थे अपने इकोसिस्टम को लेके, एटमॉस्फेयर को लेके, है ना। तो ये है ग्रिड पैटर्न। इसी के थ्रू स्ट्रीट्स जो थी इस तरह से बनाई गई थी, जो कि राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करती थी, इंटरसेक्ट करती थी। और वहां पे जिस जगह पे इंटरसेक्ट करती थी उस जगह पे क्या थे? ये जो है डस्टबिन्स रखे हुए थे, ठीक है। और जो हाउसेस थे, ऐसा समझा जाता है कि पहले स्ट्रीट्स डाली गई, उसके बाद उनके आसपास हाउसेस बनाए गए थे। ऐसा नहीं है कि पहले हाउसेस बन गए फिर स्ट्रीट्स बनाई गई, ये ना, पहले स्ट्रीट्स फिर हाउसेस। वहां पे प्रॉपर प्लानिंग थी वेस्ट वाटर को जो है घर से बाहर निकालने के लिए। प्रॉपर क्या था? देखो हाउसेस होते थे ना, तो जो हाउसेस थे, जो ये स्ट्रीट थी, इधर ही स्ट्रीट के आजू बाजू दोनों साइड में ना ड्रेन्स होती थी, जो कि हर एक हाउस से उनमें पाइप्स के थ्रू अटैच होती थी। जब भी जो भी वेस्ट वाटर होता था वो इन पाइप्स के थ्रू, देखो ये जो है माना ये घर है, घर में ये ड्रेन्स हैं दोनों तरफ, तो यहाँ से ये पाइप से कनेक्ट होती थी, और यहाँ पे जो ये वाटर था ये बहरा होता था। और ये जो है इस गांव से या इस जो ये हाउसेस होते थे, इनसे बाहर किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे कम लोग रहते हो, जहाँ पे कम पॉपुलेशन हो या पॉपुलेशन ना रहती हो, वहां पे जाके इसके जो माउथ होते थे इन ड्रेन्स के, वो ओपन होते थे। और वो जो है एक बहुत बड़े राउंड से
गड्ढे में वो लोग वहां पे वाटर को डाल देते थे और वो वाटर सूख जाता था, या फिर वो इतना हार्मफुल नहीं होता था, धूप वगैरह से सूख जाता था। तो वो ये बताता है कि ये लोग कितने कंसर्न थे अपने हेल्थ को लेके और साफ सफाई को लेके। ठीक है। अब हम इसके बाद जो है हम ये कल पढ़ेंगे, अभी इतना ही बहुत है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारा कुछ। हमने सबसे पहले पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हमने पढ़ा सोर्सेज के बारे में। ठीक है, सोर्सेज के बारे में पढ़ने के बाद फिर हमने जो है दोनों हड़प्पा के बारे में पढ़ा, फिर हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा, है ना। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा, सिटीडल और उसके बारे में, लोअर टाउन के बारे में पढ़ा। फिर हमने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा, कितना शानदार ड्रेनेज सिस्टम था इनका। ठीक है। और आगे जो हम पढ़ेंगे वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, तो कल आप प्रिपेयर रहिएगा, हम यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।